हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को रट लीजिएगा। वैसे तो 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के, जहाँ से 100% की गारंटी है कि आप सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल यही प्रश्न देखने को पाएंगे। 2025 बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। बस यही प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न, आप लोग यहाँ पर क्रम संख्या पर ध्यान मत दीजिएगा। 80 है, फिर 79 है, 78 है, 77 है, इस पर आप ध्यान मत दें। आप जो है यहाँ पर प्रश्नों पर ध्यान दें। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और लगातार पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2025 बोर्ड परीक्षा में भी 100% आएगा। फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह किसने किया था? यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका भी उत्तर यही रहेगा, ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय हुई थी मेरे प्यारे बच्चों सन 1815 ईस्वी में। यहाँ पर भी गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से भी आ सकता है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किस देश से था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में ही ऑटो वान बिस्मार्क ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100% की गारंटी लेता हूं, यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। बस आप सभी लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पर घा वाला ऑप्शन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड सन 1992 ईस्वी में हुआ था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो है 13 अप्रैल, आप लोग एक और जानकारी एकत्रित कर लीजिए, 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पर सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है किसका? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी का।
बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप लोग नोट करते रहिएगा, इन सभी प्रश्नों का आंसर और प्रश्न जरूर लिखते रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरी किताब के प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे मातरम गीत जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रगान के लेखक कौन है, यानी जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, इसके लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं राष्ट्रगान के लेखक। और हमारे राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं आशा करता हूं आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सबसे ज्यादा और कई बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने ही इस पुस्तक को लिखा था। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को संबोधित यानी पुकारा जाता है। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी कब आई थी? सन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध मेरे प्यारे बच्चों सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न अगला है, तुलसीदास की श्री रामचरितमानस, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से कब प्रकाशित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग ध्यान दें यहाँ पर। तुलसीदास की श्री रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण मेरे प्यारे बच्चों कलकत्ता से सन 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कौन निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? कौन सा संसाधन है जो पुनः चक्रीय यानी दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है संसाधन ऐसा संसाधन है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इस प्रश्न को। कपास में पहला अक्षर क्या है? का है। और काली मिट्टी में यहाँ पर पहला अक्षर क्या है? का है। तो का से कपास और का से काली मिट्टी, का से कपास हो गया, का से हो गई काली मिट्टी। ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है? भूमि का ह्रास होना यानी नुकसान होना। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का या भूमि का ह्रास का, भूमि की ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक सिंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, चिपको आंदोलन संबंधित था वन संरक्षण से। मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आप लोग याद कर लेना, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी।
बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों आरंभ किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध आप सभी जानते हैं किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बांधों को यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? यानी बांधों को और किस नाम से पुकारा जाता है या और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बांधों को कहा जाता है क्या? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बांधों को और किस नाम से जाना जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस प्रदेश में सीढ़ीदार, यह प्रश्न में लिखा होता कि किस प्रदेश में सोपानी खेती की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सोपानी या सीढ़ीदार खेती कहाँ और किस प्रदेश में की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। जो भी दालें हैं ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों किस खनिज से? कोयला से। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? खा वाला ऑप्शन सही होगा, कोयला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई हाई प्रसिद्ध है यहाँ पर तेल शोधक कारखानों के लिए। गा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? यानी किस खनिज के बल पर ही अन्य जो है उद्योग चलते हैं या अन्य कोई भी कार्य होता है, अन्य मशीनें बनती हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस खनिज को आधारभूत माना जाता है? लौह अयस्क को। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं, उनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोयला है, कोयला एक बार जला दीजिए आप लोग, उसके बाद उसी कोयले को आप दोबारा नहीं जला पाएंगे क्योंकि वह राख में परिवर्तित हो चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन वह होते हैं या स्रोत वह होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने से हम उन्हें पुनः प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत क्या साधन या स्रोत। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसको तो मैंने पढ़ा दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है? चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो जब एक देश, मान लीजिए भारत देश है और अमेरिका देश है, भारत देश और अमेरिका देश, इन दो देशों के मध्य किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य। चलिए अगला प्रश्न है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। यानी बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग विकल्प देख सकते हो। पहला है 28, दूसरा है 27, तीसरा है 30, चौथा है 29। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, घ यानी 22 भाषाओं को समावेश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में मेरे प्यारे बच्चों सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश है जो मानव विकास के लिहाज से भारत देश से भी बेहतर है? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 2005 ईस्वी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, ग वाला। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांशतः विदेश व्यापार होता है, यानी भारत जो है विदेश से व्यापार करता है किस मार्ग के द्वारा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भारत का अधिकांशतः विदेश व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो एगमार्क मेरे प्यारे बच्चों किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एगमार्क जो है खाद्य पदार्थ की वस्तुओं के लिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके लिए प्रमाणिक चिन्ह है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों कब लागू किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रश्न अगला है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम, यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है ऑप्शन में? आप सभी लोग अभी देखिएगा, यहाँ पर फ्रांस है इज द राइट आंसर। यानी फ्रांस देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्यूसेप्पे मेज़नी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यंग इटली, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। ज्यूसेप्पे मेज़नी या मेतसिनी के द्वारा यंग इटली नामक गुप्त संगठन का जो है क्या हुआ था? शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, या महात्मा गांधी वापस कब लौटे भारत से? तो भी एक ही आंसर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ये विकल्प सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पर यह भी सही है क्योंकि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। और नमक तैयार करने के बाद सरकार का एकाधिकार था, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1914 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, ज्योतिबा फूले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले के द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी, यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए मेरे प्यारे बच्चों लैटेराइट, कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लैटेराइट मिट्टी। प्रश्न अगला है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? तो पर्वतों पर मेरे प्यारे बच्चों मृदा अपरदन का साधन क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा जल, क्योंकि जल के माध्यम से ही पर्वतों पर मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र गति से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, भूमि एक साधन है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भूमि एक प्राकृतिक साधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? तो अजैविक संसाधन क्या होते हैं, यानी अजैव संसाधन क्या होते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जिनकी ना तो वृद्धि होती है ना ही विकास होता है, वह होते हैं अजैविक साधन या अजैव संसाधन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चट्टानी। कैसे, किस तरह की साधन है या संसाधन है? अजैविक। बाकी पशु, मछलियाँ और पौधे ये सब क्या हैं? जैविक या जैव संसाधन हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमि, क्योंकि भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, यह प्राकृतिक साधन है। बाकी बागान है, चारागाह, खनिज संसाधन, ये सब व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लैटेराइट या लैटराइट मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट जो है मिट्टी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सीमेंट।
प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटास, चूना, फास्फोरस। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गन्ना एक रोपड़ फसल है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कर्तन दहन या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पर घ वाला ऑप्शन सही होगा। मिजोरम राज्य में कर्तन दहन या झूम कृषि पाई जाती है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सी फसल है जो रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है? यहाँ पर कपास भी सही है, जूट भी सही है और प्राकृतिक रेशम भी सही है, यानी ये सभी फसलें क्या हैं? रेशेदार फसलें हैं। प्रश्न अगला है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। खा वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक किसका है? अभ्रक का उत्पादक है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। प्रश्न अगला है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जब दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है या क्रय विक्रय होता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय या आयात निर्यात होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार। प्रश्न अगला है, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है सिंहलियों का, क्योंकि श्रीलंका में सिंहली वर्ग की जो है संख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों किस वर्ष? 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे अगला, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्थानीय निकायों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न अगला है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प का और खा दोनों। प्रश्न अगला मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। प्रश्न अगला है, निम्न में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन कृषि, क्योंकि भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का साधन क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पूंजी होगा राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा डबल लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, मैं सही आपको बता रहा हूँ।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो चेक, कागजी मुद्रा और क्रेडिट कार्ड, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य नहीं है? इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने आरंभ किया था, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला और अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर छपेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। जय हिंद।